हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारा चैप्टर चल रहा है पहला चैप्टर है और इसमें हम न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा रहे थे। तो ये हमारा चैप्टर से संबंधित लास्ट न्यूमेरिकल है। इससे पहले जिस प्रकार के जितने भी न्यूमेरिकल थे हमने आपको सभी बता दिए हैं। सभी का एक एक या दो दो हमने प्रकार बताया है। अगर आपके पास घर पर बुक है तो आप उससे देखिएगा और उस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप हल करने की कोशिश करें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न है CuSO4 × 5H2O में कॉपर कामा सल्फर कामा ऑक्सीजन तथा जल की आपको प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो हमने आपको प्रतिशत मात्रा के लिए हमने फार्मूला बताया था। सूत्र है हमारे पास तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व का भार अपान यौगिक का अणुभार इंटू 100। हमने आपको ये फार्मूला दिया था कि अब अगर हम किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने जाएंगे यौगिक में थे तो वहाँ पर हम देखेंगे, हम कह सकते हैं कि तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाता है यौगिक में तत्व का भार अपान यौगिक का अणुभार। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से हम इस पूरे यौगिक का अणुभार ज्ञात करने जाते हैं। तो यहाँ पर यौगिक का नाम है आपके पास CuSO4 × 5H2O। इसे हम कॉपर सल्फेट या नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O का अणुभार जब हम ज्ञात करने जाएंगे का अणुभार बराबर, तो कॉपर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 63.5 प्लस सल्फर का परमाणु भार हो जाता है 32 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने आपके पास 4, तो इंटू 4 प्लस फिर इसके बाद में 5 और इसके बाद H2O है तो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन है कितने 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। इसे और हल कर लेंगे एक बार, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 16 चक्कू 64 प्लस यहाँ पर देखो 2 एकन 2 और प्लस 16 है ना, 16 और 2 18, 18 पंचे 90। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 247, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 6 और 3 9। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 249.5। ये कॉपर सल्फेट का अणुभार आपके पास आ गया 249.5। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हम कॉपर की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो कॉपर की प्रतिशत मात्रा यानी कि फार्मूला हमारे पास क्या है, तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व का भार अपान यौगिक का अणुभार इंटू 100। तत्व है हमारे पास सबसे पहले Cu, तो यहाँ पर लिखेंगे Cu की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व का भार। अब देखो जो यौगिक है हमारे पास CuSO4 × 5H2O, इस यौगिक में जो कॉपर है, कॉपर का भार आपके पास है 63.5। तो यहाँ पर यौगिक में तत्व के भार के स्थान पर क्या लिखेंगे 63.5 अपान, फिर इसके बाद क्या है यौगिक का अणुभार। अब यौगिक का पूरे यौगिक का अणुभार आपके पास क्या आया है 249.5 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, 100 का हम इसमें कर रहे हैं गुणा, तो हमारे पास हो जाएगा 63,000
500 अपान 2495। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर 2495 का 63,500 में भाग दे देंगे। जब हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर भाग देने पर, तो यहाँ पर आप अगर भाग देने जाएंगे तब आपके पास आ जाएगा 25.45, यानी कि जो यौगिक है, यौगिक में कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा आ गई है वो आपके पास आ गई है 25.45। इसी प्रकार से हमारे पास है सल्फर। सल्फर की अगर हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा बराबर सल्फर का भार अपान यौगिक का अणुभार इंटू 100। अब सल्फर का इसमें भार देखेंगे, सल्फर का भार हमारे पास क्या है 32 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 32 अपान फिर यौगिक का अणुभार आपके पास क्या है 249.5 इंटू 100। फिर हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तत्व का भार, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास तत्व क्या है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का भार देखेंगे पूरे यौगिक में निकल कर आ रहा है 64, ठीक है, पूरे यौगिक में 64 आ रहा है निकलकर। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 64 अपान यौगिक का अणुभार, तब यहाँ पर लिखेंगे 249.5 इंटू 100। इसे भी कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की भी प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। फिर ठीक इसी प्रकार हम जल की भी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने जाएंगे। जब जल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने जाएंगे तो हम यौगिक में देखेंगे कि जल का भार कितना आया है। तो यौगिक में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जल का जो भार है वो आएगा आपके पास यहाँ पर 90। हम यहाँ पर फिर 90 रखेंगे अपान यौगिक का अणुभार आपके पास वही रहेगा जो पहले से हम यूज करते आ रहे हैं इंटू 100। इसे भी कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर H2O की भी प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाएगी। अगर हमें कोई भी यौगिक दिया जाता है तो उस यौगिक में जो जितने भी तत्व हैं उन तत्वों की हम प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। हमने इसमें सबसे पहले पूरे यौगिक का अणुभार ज्ञात किया है। जब यौगिक का अणुभार ज्ञात किया है तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन को सॉर्ट नहीं किया है। आप लोग भी यहाँ पर कैलकुलेशन को सॉर्ट नहीं करेंगे। अगर कैलकुलेशन को आप छोटा कर देंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी कि हमें कितना भार किस यौगिक का यूज करना है। तो इसीलिए मैंने एक स्टेप को कायदे से लिखा हुआ है। ये आपका यहाँ पर कॉपर का भार हो गया यौगिक में, ये आपका यहाँ पर सल्फर का भार हो गया यौगिक में, यहाँ पर ये ऑक्सीजन का भार हो गया यौगिक में, और यहाँ पर ये जल का भार हो गया यौगिक में। अब आपको जिसकी भी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, हमारे पास फार्मूला है तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक में तत्व का भार अपान यौगिक का अणुभार इंटू 100। अब हमने जैसे मान लेते हैं कि सल्फर की हमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा बराबर, अब सल्फर का यौगिक में भार है कितना, यहाँ पर ये रहा आपका सल्फर का 32, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 32 अपान फिर यौगिक का अणुभार यानी कि 249.5 इंटू 100 कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब हम सभी तत्वों की अगर हम प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं और इसके बाद में हम क्या करते हैं कि सभी की प्रतिशत मात्रा को जोड़ते हैं। अगर आपका जोड़ने पर 100 के लगभग आ गया है, 100 के लगभग अगर आया है तो वहां पर क्या होगा कि तब तो आपका आंसर सही है। यदि 100 के लगभग नहीं आ रहा है और 100 को यदि क्रॉस कर गया तो आपका आंसर फिर 100% गलत माना जाएगा, क्योंकि जो परसेंटेज है वो 100 पर होता है और जितनी आप कैलकुलेशन को अच्छा करेंगे उतने ही आपको अच्छे वहां पर परिणाम भी प्राप्त होंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है तो आपका आंसर जब सभी को जोड़ेंगे, सभी की प्रतिशत मात्राओं को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 100% 100 ही आएगा। ठीक है, अगर 100 से कम या 100 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको फिर थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है कि हाँ आंसर थोड़ा गलत या हो गया है या हमने कैलकुलेशन ठीक से नहीं की है।
ठीक है। तो इस चैप्टर के हमने जिस प्रकार के जितने भी प्रश्न थे हमने सभी आपको लगवा दिए हैं। घर पर जो भी एक्सरसाइज है, जो भी आपके पास बुक है, उस बुक में देखिएगा और इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न हमने आपको टॉपिक के साथ में ही लगवाए थे, जैसे मोलरता है, मोललता है, मोल प्रभाज है, नॉर्मलता है। तो इनके जो जब हमने इन टॉपिकों को पढ़ाया था तो उसी समय हमने आपको इनके एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। इन्हें देखिएगा और आप लोग घर पर बैठकर इन्हें लगाइएगा। कल के जो वीडियो में आगे का जो भी वीडियो होगा उसमें हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।